हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल जेडएक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 3.3 पर। 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ये एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जिस प्लेलिस्ट का नाम है 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस प्लेलिस्ट में मैं इससे पहले 3 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ। मेरा जो पहला लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें मैंने आपको बताया था मैथ की एक ब्रांच होती है, इसका नाम अलजेब्रा है, जिसमें कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। कांस्टेंट की डेफिनेशन, वेरिएबल की डेफिनेशन, कांस्टेंट वेरिएबल और ऑपरेशन के मिलने से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन दी थी, अलजेब्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन दी थी, फिर आपको बताया था लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, फिर आपको बताया था कि आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे फाइंड आउट करोगे। फिर आपको 3 कंडीशन बताई थी, यूनिक सॉल्यूशन वाली, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाली और नो सॉल्यूशन वाली। और फिर आपको बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 2 लाइनें बनती हैं। वो दोनों लाइनें 3 कंडीशन में हो सकती हैं, या तो वो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, या पैरेलल होंगी, या एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी, कोइंसिडेंट होंगी। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर था, और हमने फर्स्ट लेक्चर में जो इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट लेक्चर है उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड से एक सवाल सॉल्व करा था। फिर जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर था इस प्लेलिस्ट का दूसरा लेक्चर, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 कराई थी, उसके सारे क्वेश्चंस कराए थे। और मेरा थर्ड लेक्चर, इस प्लेलिस्ट के थर्ड लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 कराई थी, उसके सभी क्वेश्चंस कराए थे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के ऑल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है और ये सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है, पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है, एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम यूज कर चुके हैं, कब? इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने करी थी 3.2, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये सवाल दोनों मेथड से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहली लीनियर इक्वेशन क्या है? x + y = 5, और दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या है? 2x - 3y = 4। सबसे पहले हम यूज करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने मेरा इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा मैंने एलिमिनेशन मेथड से सवाल सॉल्व करने के कुछ स्टेप बताए थे। जैसे पहला स्टेप क्या था कि आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, उनमें से किसी भी लीनियर इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। पहला स्टेप ये था कि किसी भी एक वेरिएबल का, जैसे x है, यहाँ पर भी x है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये कोफिशिएंट सेम करना है, पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था? तब 2 इक्वेशन बन जाए, ऐसी 2 इक्वेशन, ऐसी 2 लीनियर इक्वेशन जिनमें एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो, तब आप उन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए। इनमें से कोई एक चीज करी जाएगी, वो किस पे बेस होगी, मतलब किस आधार पे मैं ऐड कर सकता हूँ, या मैं, मुझे कब पता लगेगा मुझे ऐड करना है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। मुझे इस तरीके से ऑपरेशन करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। अगर एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया तो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनेगी जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। उसे मैं सॉल्व करना जानता हूँ, मैंने 8th क्लास में सीखा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व होती है। जैसे उस वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, उस वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, जिससे मुझे दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकल जाएगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मुझे x का कोफिशिएंट सेम करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3, तो मुझे यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम करना है, तो मैं x वाला सेम करने की कोशिश करता हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 2x, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2 × 5 10। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इस तरह की लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल x का कोफिशिएंट सेम है। तो इन्हें मैं ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा इस बेस पर कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो कोई वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखिए लिख रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3।
इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 में से, तो इक्वेशन 3 ऊपर लिखी जाएगी और इक्वेशन 2 नीचे लिखी जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है जिन भी वेरिएबल के आगे मैं सब्ट्रैक्शन का साइन लगाऊंगा उनका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का तो माइनस का हो गया, माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस का तो माइनस का हो गया, ये तो कैंसिल हो गए। ये देखिए प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो 2 + 3 5 y, और ये 10 - 4 6। अब इधर देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5, ये 5 मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में आ गया। अब देखिए पुट y = 6/5 इन इक्वेशन। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 में, 2 में, 3 में, x की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए बस। तो किस में पुट करना आसान है 1 में। 1 थोड़ी हल्की लीनियर इक्वेशन लग रही है, मतलब ज़्यादा कोफिशिएंट वगैरह नहीं है। तो पुट y = 6/5 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर 6/5 पुट कीजिए। ये प्लस का इधर आके माइनस में हो गया, 5 - 6/5, एलसीएम लिया 5 आया, 1 के टेबल में 5 बार में आते से 5 से मल्टीप्लाई करा 25, 5 के टेबल में 5 1 बार में आते से 1 से मल्टीप्लाई करा 6, और x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो x आया है 19/5, y आया है 6/5। यही हमारा आंसर। तो देखिए इस वाले का तो आंसर निकल गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। ये तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमें किसी भी ऐसे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों लीनियर इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो मैंने 2 से क्यों करा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 से करूँगा तो वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था, इक्वेशनों को जोड़ दो या घटा दो। जोड़ना है कब, तब जोड़ने से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा हो, घटाना है कब, तो घटाने से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा हो। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब तो सब्ट्रैक्शन होता है तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद मेरा थर्ड स्टेप था, जो y निकली थी उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में और उससे x की भी वैल्यू निकल गई। अभी यही सवाल आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो देखिए जो आंसर आया है उसे लिख लेते हैं। x की वैल्यू आई है 19/5 और y की वैल्यू आई है 6/5। अब यही सवाल हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज होगा, मैंने आपको इससे पहले जो एक्सरसाइज कराई है एक्सरसाइज 3.2 उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करना है। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे काम करता है, आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी गई है, आप एक लीनियर इक्वेशन से किसी से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, एक वेरिएबल को अलोन कर लीजिए, उसकी वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल, और जो वैल्यू आपने जिस भी इक्वेशन से निकाली है उस इक्वेशन में ना रखकर वो वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखनी है। फिर वो पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में बन जाएगी, एक वेरिएबल में बन जाएगी तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के वो जो आपने इक्वेशन बनाई थी जिसमें आपने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करा था उसमें पुट कर देना है, दूसरे भी वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसे अलोन करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल के टर्म में। तो देखिए हमारे पास है x + y = 5, ये उधर चला गया, x की वैल्यू आ गई 5 - y, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू आपने इक्वेशन 1 से निकाली है तो इक्वेशन 2 में रखिए। पुट x = 5 - y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करा। ये देखिए y की जगह तो y रहेगा = 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -2y, ये -3y = 4, ये 10, ये हो जाएगा -5y = 4, माइनस प्लस, ये राइट हैंड साइड में चला गया, 4 - 10 यहाँ पर प्लस का था, आगे वाला साइन देखा जाता है उधर जाके माइनस, तो -5y = -6 और y की वैल्यू आ गई -6/-5, माइनस से माइनस कटा 6/5। देखिए पहले भी 6/5 ही आई थी। अब लिखिए पुट, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, पुट y = 6/5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे अब हम इन इक्वेशन 3। तो x की वैल्यू थी 5 - y की जगह 6/5 पुट करा, फिर से एलसीएम 5, 1 के टेबल में 5 बार में तो 25, 5 के टेबल में 1 बार में, और x की वैल्यू क्या देगी 19/5। तो फिर से देखिए x क्या निकला है 19/5, y क्या निकला है
6/5। तो जो पहले आया था वही सेम टू सेम यहाँ पर भी आंसर आ गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, आप फर्स्ट लेक्चर में देख लेना, मैंने स्टेप लिख रखे हैं। पहला स्टेप ये था एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल के टर्म में। दूसरा स्टेप ये था उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है दूसरी इक्वेशन में, जिसमें निकाली है उससे नहीं, उसके अलावा। तो एक नई इक्वेशन बनेगी, एक नई लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में। तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू आई है इक्वेशन को सॉल्व करके वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो अलोन वाली इक्वेशन बनी थी। ऐसी इक्वेशन बनी थी जिसमें एक वेरिएबल अलोन था, उसमें पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू आ गई। मैं इरेज कर देता हूँ, आप लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो देखिए सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो आपके लिए पहली लीनियर इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और दूसरी लीनियर इक्वेशन है 2x - 2y = 2। तो ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दी गई हैं। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है? एलिमिनेशन मेथड कहता है कि पहले आप दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4 नहीं, बाय 2 क्यों? क्योंकि मुझे 4 चाहिए। अगर मुझे 4 चाहिए, 2 पहले से ही, तो बस 2 से करूंगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो देखिए कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा -4y, ये हो जाएगा 4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 3 बनाई। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसके कोफिशिएंट सेम हो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तो था ही नहीं, पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में y का कोफिशिएंट सेम है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन का यूज करने वाला हूँ 1 और 3 का। अब अगर मैं ऐड करता हूँ तो 4y से 4y कट जाएगा, यही मुझे करना है, एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये भी बच जाएगा माइनस का x, ये भी बच जाएगा 8y। तो मैं ऐड करूँगा, तो एडिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 3। एक बार फिर से, मैंने इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को नहीं चुना ऐड करने के लिए, क्योंकि किसी भी वेरिएबल, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ और है, x का कोफिशिएंट कुछ और है, y का कोफिशिएंट कुछ और है, y का कोफिशिएंट कुछ और है। 1 और 3 को क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पर y के कोफिशिएंट सेम है, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है। तो इक्वेशन 1 को ऐड करना है, इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 3 के साथ इक्वेशन 3 ये रही। और जब आप ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं होते, ऐड में ये हो जाएगा 7x और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 14। x की वैल्यू आ जाएगी 14/7, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में। x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी, किसी में भी y निकालने के लिए। तो मैं पुट कर रहा हूँ दूसरी में, पुट x = 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और y फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया 4 - 2y = 2, ये माइनस हो जाएगा, -2y = 2 - 4 -2y = -2, y की वैल्यू आ गई -2/-2, कैंसिल करके y की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू क्या आई थी 2, y की वैल्यू क्या आ गई 1। एक तरीके से और निकालना है, ये तो हमारा एलिमिनेशन मेथड था। अब यही सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूँ और यही सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं कैसे होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पहले भी यूज कर चुके हैं, तो ये आसान पड़ेगा। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में। तो देखिए किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं इस इक्वेशन को चुनता हूँ, आप किसी को भी चुन सकते हो जो आपको आसान लगे। मुझे यह ज़्यादा आसान लग रही है। ये माइनस में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये किसमें मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो गया। इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1,
क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो 1 लिख सकते हो। और यहाँ से बचा y, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू क्या आई है 1 + y, x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आपने निकाली है इक्वेशन 2 से, तो इसे इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। पुट x = 1 + y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 3x की जगह आ जाएगा 1 + y + 4y = 10। ये हो जाएगा 3 + 3y + 4y = 10। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y = 10 - 3। अब इधर देखिए 7y = 7, y की वैल्यू आ गई 7/7। ये मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड में हो गया। y की वैल्यू 1 जो आनी भी चाहिए थी। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में जिसमें हमने x अलोन निकाला, ये रहा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो पुट y = 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या रहेगी 1 + y की वैल्यू 1 पुट करी, x की वैल्यू आ गई 2। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों एक ही आंसर दे रहे हैं और एक ही देना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो चुका है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, तो देखिए थर्ड पार्ट में दिया गया है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि आप पे हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो मैं करूँगा, आपको ऐसा ही करना है हमेशा। कोई भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगर आपने सफिशिएंट क्वेश्चन देख लिए हैं मेरे लेक्चर से तो वीडियो पॉज कीजिए और फिर खुद ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन हो रहा है या नहीं। तो अभी तक आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं ट्राई करता हूँ इसे ये कैसे करना है। तो देखिए पहले लगाएंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करता है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, राइट हैंड साइड में 0 बनाना है। ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा -7 = 0। इसको माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2। अब देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसका कोफिशिएंट 9, इसका कोफिशिएंट 3। अगर इसका कोफिशिएंट 3 होता तो आसान हो जाता क्योंकि एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो जाते। इसका 3 करना थोड़ा सा लेंथी है पर इसका मैं 9 कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x का कोफिशिएंट 9 हो जाएगा। तो मैं यही करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ये आपको सोचना है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा आसान लगता है ताकि आप एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर दो। मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान लग रहा है, आप इसे 3 से डिवाइड कर सकते हो उस पूरी इक्वेशन को। उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 9x माइनस ये माइनस का 15y माइनस का 12 = 0। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 मान लिया। इक्वेशन 2 तो हमारे पास पहली और दूसरी थी, तीसरी मान लिया। और ये अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में x का कोफिशिएंट सेम है। अगर मैंने ऐड करूंगा तो कोफिशिएंट नहीं एलिमिनेट होगा, पर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो कोफिशिएंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 घटानी है फ्रॉम इक्वेशन 1 से घटाने से कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि 1 में देखिए x का कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो 3, तो इक्वेशन 2 को घटाएंगे इक्वेशन 3 में से। तो पहले इक्वेशन 3 लिखी, क्योंकि इक्वेशन 2 घटानी है तो नीचे आएगी। अब देखिए माइनस करेंगे, माइनस करने से साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। और ये तो पहले से ही प्लस का है, माइनस का। अब ये तो कैंसिल हो गया, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। ये है प्लस का, नहीं ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 2 है। तो इन्हें ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो पहले सब्ट्रैक्ट करिए 13। साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़े वाले का। ये किसका है, माइनस का। ये किसका है,
प्लस का, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करिए, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। अब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो -13y = 5, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया। और y की वैल्यू क्या आ गई, 5/13 माइनस का, मतलब y = -5/13। माइनस ऊपर लिखना ज़्यादा प्रचलित है तो मैं वही यूज कर रहा हूँ। तो y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की निकाल लीजिए वैल्यू। तो मैं इक्वेशन 1 को चुनता हूँ, तो पुट y = -5/13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ 3x - 5, y की वैल्यू -5/13 -4 = 0। 3x ये हो जाएगा प्लस का 25/13 -4 = 0। ये दोनों टर्म उधर ले लीजिए, 3x = प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 25/13 हो जाएगा। एलसीएम लिया 13, 1 के डबल में 13 बार में आता है, ऊपर 13 से मल्टीप्लाई करा 52, 13 के डबल में 13 एक बार में आता है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा 1 से 25, और अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे आ जाएगा 27/13। अभी x की वैल्यू नहीं निकली, तो देखिए मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये वाला पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। x की वैल्यू हो जाएगी 27/13, और डिवाइड में जाने का मतलब है वो भी अपॉन में ही आ जाएगा, और ये कैंसिल करा 9/13। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/13, और y की वैल्यू क्या आई थी, -5/13। देख लीजिए, ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, इससे थोड़ा अलग कर देता हूँ। ये रहा y की वैल्यू पुट करी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, ये माइनस का था राइट हैंड साइड में जाके प्लस, ये प्लस का था राइट हैंड साइड में जाके माइनस, एलसीएम लिया, ये आया 3x की वैल्यू है, 3x की। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 से 27 कट गया 3 टाइम्स, तो x भी आ गया y भी आ गया। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है, इसमें x भी आया y भी आया, हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाली है। अब यही वैल्यू निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकाल के। हटा रहा हूँ फिर मैं इसे, ये इसे हटाया, और इस बार हम लगाने वाले हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इस बार हम यूज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हटाता हूँ। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल के टर्म में, और फिर वो वैल्यू उठा के पुट कर देनी है दूसरी इक्वेशन से। जिस इक्वेशन से x की वैल्यू निकली है, y की वैल्यू निकली, उसमें पुट नहीं करना, उसके अलावा बची हुई इक्वेशन में पुट करना है। देखिए, किसी भी से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर मेरे को x अलोन करना आसान है, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, x अलोन हो गया, इसे इक्वेशन 2 माना। x की वैल्यू क्या आ गई, ये देखिए कितना आसान था, तो मैंने इक्वेशन 2 को इसलिए चुना क्योंकि x अलोन करना बहुत आसान है। अब इक्वेशन ये जो आई है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, पुट x = 2x + 7 होल डिवाइडेड बाई 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x की जगह आ जाएगा 2y + 7/9 -5y -4 = 0। ये कैंसिल हो गया, 2y + 7/3 -5y -4 = 0। एलसीएम लिया, 3 आ गया, 3 के डबल में 3 एक बार में, इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 बार में इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 बार में इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, माइनस का 2y प्लस का है और माइनस का 15 है, तो माइनस का 13y प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का। ये 7 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो माइनस होगा, माइनस का 5 क्योंकि बड़ा वाला माइनस का है, और उस साइड 0 है, ये जो 3 था मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन गया। अब ये जाएगा राइट हैंड साइड में, -13y = 5, और y की वैल्यू आ जाएगी 5/13 माइनस का, और माइनस को ऊपर लिख दिया, तो y की वैल्यू देखो यही आनी चाहिए थी। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में, पुट y = -5/13 इन इक्वेशन 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2y की जगह -5/13 + 7 होल डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा -10/13 + 7, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई 9। अब इनका एलसीएम लिया जाएगा, 13 आएगा, 13 के डबल में 13 एक बार में आता है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, -10 ही रहेगा। 1 के डबल में 13 कितनी बार में आता है, 13 बार में, तो इसे 13 से मल्टीप्लाई 91
होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस माइनस माइनस 81 आ गया, साइन आएगा बड़े वाले का तो प्लस का साइन है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कभी ऐसा लिखा हो a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a डिवाइड बाय bc बन जाता है। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए लिखे 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5 तो इसका मतलब है 2 बाई 3 डिवाइड 5 और डिवाइड मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। तो देखिए वही बन गया 2 बाई 15। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर लगाया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले 81 को 13 डिवाइड करेगा, फिर जो आएगा उसको 9 डिवाइड करेगा। इससे अच्छा है दोनों को एक साथ ही डिवाइड में लिख दूँ। अब ये कैंसिल हो गया, 9 बाई 13, देखिए 9 बाई 13 आना चाहिए था, तो x और y भी निकल गया। x का निकला हमारा 9 बाई 13, ये माइनस नहीं है प्लस का है, और y क्या निकला है हमारा -5 बाई 13। ये देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करते हैं। 3 पार्ट तो हमने कर लिए, लास्ट पार्ट बचा है 4th पार्ट। तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में दिया गया है, पहली इक्वेशन है x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। अब देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है? इसके लिए आपको एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 2/3 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है -1/3। तो अगर मैं इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, 2/3 बन जाएगा। उसके बाद मैं दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि प्लस का है माइनस का है, y एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही करने वाला हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करा। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -2y/3, ये हो जाएगा 6। इसको मान लिया इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में y के कोफिशिएंट सेम है, मतलब साइन का अंतर है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो दोनों को ऐड कर दो क्योंकि प्लस का माइनस का y एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो पहले इक्वेशन 1 का लिखा x बाई 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, फिर इक्वेशन 3 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 6। अब ऐड करा, ऐड में तो साइन चेंज नहीं होते, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/2 है, 1/2 में 2 ऐड करा, 1/2 में 2 ऐड करा, ये हो जाएगा 5/2। तो 5/2x ये कैंसिल हो गए, ये प्लस का 6 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले का तो 5। अब इधर देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 है, ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में आके डिवाइड में, 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 निकाली, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो ये हो गया 2, ये हो गया y/3 इक्वल टू 3, ये जाएगा राइट हैंड साइड में -y/3 इक्वल टू 3 - 2 -y/3, ये हो गया 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -y इक्वल टू 3, 1 × 3 जो कि 3 होता है, अगले स्टेप में लिख दूंगा। और y की वैल्यू क्या आ गई -3, तो हमें y भी मिल गया, x भी मिल गया, x है 2 और y है -3। अब हमें यही सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे वेरिएबल के टर्म में, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद वो जो वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। दिखलाता हूँ क्या कह रहा हूँ। तो x की वैल्यू 2 आई थी, y की वैल्यू -3 आई थी। तो अब देखिए इस सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करना है। किसी भी एक से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 2y/3,
ये है -y/3। तो मेरे को यहाँ से x की वैल्यू निकालना आसान लग रहा है क्योंकि इधर जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + y/3। अब लिखूंगा मैं पुट x = y + y/3 इन इक्वेशन 2 से मैंने निकाला है तो इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, इन इक्वेशन 1। तो पुट कीजिए, x की जगह इस 1/2 को बाहर लिखते हैं, 1/2 x की जगह आ जाएगा 3 + y/3 + 2y/3 = -1। ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा y/6, ये हो जाएगा 2y/3 = -1। ये प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का, तो y/6 + 2y/3 = -1 - 3/2। इनका एलसीएम लिया, 6 आ गया। 6 की टर्म में 6 एक बार में आता है, 1 से मल्टीप्लाई करा कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये कितनी बार में आता है, 2 बार में, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से करूँगा 4y हो जाएगा। ये हो गया 2, 1 के टर्म में 2 बार में आता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई 1 बार में। अब इधर देखिए, ये हो जाएगा 5y, 1y + 4y 5y/6, और ये हो जाएगा -5/2, -5/2। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कहाँ है, डिवाइड में, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 3 बार में y की वैल्यू आ गई -3। अब y की वैल्यू -3 पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में, इसको इक्वेशन 3 क्या देते हैं, पुट y = -3 इन इक्वेशन 3। तो x की भी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस y की वैल्यू पुट करी -3/3, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 3 -1 और x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 आनी चाहिए थी, y की वैल्यू -3 आनी चाहिए थी, आ गई। यही पहले आया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ, बस ये 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इसके पार्ट ज़्यादा है, इसलिए शायद एनसीईआरटी ने ये वाले सवाल दोनों मेथड से करने के लिए दीजिए ताकि एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी लगे, करने में थोड़ा सा टाइम लगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। कहा गया ये जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, टोटल 5 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, 3 तो मैंने लिखी है और 4th और 5 में आगे लिखूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं इन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद इनका सॉल्यूशन भी निकालना है इफ दे एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो, बाय एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। कहा गया इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर मैं न्यूमरेटर में 1 जोड़ दूं और डिनोमिनेटर में से 1 घटा लूं तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा, इट्स बिकम 1/2, और ये 1/2 बन जाएगा इफ वी ओनली ऐड, अगर हम केवल 1 जोड़े डिनोमिनेटर में। व्हाट इज द फ्रैक्शन, आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन क्या है, आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर से घटा दिया जाए तो वो 1 बन जाए, और उसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाए, न्यूमरेटर में कुछ चेंज ना किया जाए तो वो ही फ्रैक्शन 1/2 बन जाए। ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है, तो देखिए हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं, लेट अ फ्रैक्शन इज x/y। मैंने फ्रैक्शन को मान लिया x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया जाए तो x + 1 और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया जाए y - 1, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, x होता है न्यूमरेटर, y है डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर से 1 घटा दिया जाए, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। एक तो इक्वेशन ये वाली से सॉल्व करते हैं, ये डिवाइड में राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 1 = 1 से मल्टीप्लाई होकर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, y - 1। ये सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, x + 1 - y + 1, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस का लेफ्ट हैंड साइड में आकर प्लस का हो गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0, x - y स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा +2। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है, इट्स बिकम 1/2, 1/2 बन जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। x/y था फ्रैक्शन, अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दूं
तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/2। तो ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2x बराबर आ जाएगा y प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y प्लस 1 ही आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गए -y -1 = 0। ये बन गई इक्वेशन 2। अब देखिए आपको दो इक्वेशन दिख रही है, इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाया जाता है, किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट पार्ट कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। यहाँ पर देखिए पहले से ही सेम है, तो मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर ये माइनस का होता है प्लस का होता तो मैं ऐड कर देता ताकि चीजें ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाए, पर ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो मैं माइनस करूंगा ताकि ये प्लस का हो जाए या ये प्लस का हो जाए, कोई भी एक प्लस का हो जाए और चीजें कैंसिल आउट हो जाए। हमें क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, क्योंकि हमें इक्वेशन 2 घटानी है, तो ये वाली चीज देखना, ये वाली चीज प्लस की हो जाएगी, ये y के आगे माइनस है प्लस का हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन 2 घटानी है इक्वेशन 1 में से, तो पहले लिखेंगे इक्वेशन 1, उसके बाद लिखेंगे इक्वेशन 2 -y -1 = 0। अब माइनस करते तो साइन चेंज है, माइनस का हो गया है प्लस का, ये भी प्लस का = 0, ये माइनस का होगा, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये आगे कर देंगे। अब ये क्या आ जाएगा, देखिए वाले कांस्टेंट पार्ट देखिए, प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 है तो 3 हो गया, ये माइनस का y है प्लस का y है तो हो गया कैंसिल आउट, ये प्लस का 1x है, ये माइनस का 2x है माइनस का x, और ये प्लस का है = 0। तो अब देखिए x माइनस का राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, पुट x = 3 इन इक्वेशन, देखिए ये सवाल इन इक्वेशन, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3 - y + 2 = 0, ये हो जाएगा 5 - y = 0, और ये माइनस है राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, y = 5, या इसको ऐसे लिख लीजिए y = 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, हैंस फ्रैक्शन क्या आता है x/y, x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 5, तो फ्रैक्शन हमारा आ गया 3/5। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ इसका। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना ज्यादा थी। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू की डबल एज वाली रहेगी 10 साल बाद। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, अभी आने वाला प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी नूरी और सोनू की एज कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी की प्रेजेंट एज को x ईयर मान लेता है, x ईयर, और मैं वह फ्रेम में चेक कर लेता हूं, ठीक है। और सोनू की प्रेजेंट ईयर को क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर। सोनू की साल को मान लिया, सोनू की आयु को मान लिया y ईयर। अब हम देखते हैं क्या लिखा है, 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की एज क्या रही होगी, एज ऑफ नूरी 5 कम रही होगी, x - 5 ईयर। और सोनू की क्या रही होगी, एज ऑफ सोनू 5 साल कम, y - 5 ईयर्स। अब बोला गया है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी है, तो नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी है, तो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की एज बराबर हो जाएगी। देखिए लिखा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुनी है, तो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की एज बराबर हो जाएगी। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, ये हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा -15, ये प्लस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो गया।
अब देखिए y वाले पहले लिखिए x माइनस 3y, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस तो माइनस किया और साइन आएगा बड़े वाले का, तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कितनी बार 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद की बात है, तो 10 ईयर लेटर 10 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी, एज ऑफ नूरी 10 बढ़ जाएगी, x प्लस 10 ईयर्स, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ सोनू, इनकी भी 10 साल एज बढ़ जाएगी, तो y प्लस 10 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बोला जा रहा है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी डबल एज की हो जाएगी सोनू के, तो नूरी की एज x प्लस 10 ये डबल होगी किसकी एज के, सोनू की। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 2y माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊंगा, पहले x वाला फिर y वाला, स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले x वाला टर्म फिर y वाला फिर कॉन्स्टेंट टर्म, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो 0, ये क्या हो गया माइनस 10 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, और हमें लगाना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कब लगता है, एलिमिनेशन मेथड लगता है तो किसी एक कोफिशिएंट का वेरिएबल सेम हो, तो किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो, तो किसी एक वेरिएबल x का कोफिशिएंट सेम है, तो हम लगाएंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हम इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन को घटा देते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 1 घटाई जाएगी तो नीचे लिखी जाएगी, इक्वेशन 2 में से तो ऊपर लिखी जाएगी, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 घटाई जा रही है, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस, यहाँ पर हमें स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं यहाँ पर करता हूँ ये, क्योंकि स्पेस चाहिए, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। अब देखिए यदि पहली इक्वेशन है ना, यहाँ पर जो पहली है एक्चुअल में तो दूसरी इक्वेशन है, और ये रही पहली इक्वेशन x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस हो गया है, प्लस हो गया है, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब देखिए ये तो x कट गया, ये माइनस का 2y है, ये प्लस का 3y, अब नीचे वाला साइन देखना है, तो 1y बचा, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े वाले का, और 1 लिखने की नीड भी नहीं है, तो प्लस का y बचा, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये भी माइनस का 10, ये माइनस का था, माइनस का 10 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 20 इक्वल टू 0, और ये उधर चला गया, तो y इक्वल टू 20, y की वैल्यू 20 आ गया। y की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, आप चाहो इक्वेशन 1 में पुट कर लो, आप चाहो इक्वेशन 2 में पुट कर लो। तो देखिए मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है, x माइनस 3 इंटू में y है, y की जगह 20 प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 50 साइन आएगा बड़े वाले का, और x की वैल्यू क्या है, माइनस उधर जाके प्लस, x की वैल्यू होगी 50। तो हमें पता लग गया कि प्रेजेंट एज दोनों की क्या है। तो नूरी की एज कितनी थी, नूरी की एज हमने मानी थी x, तो एज ऑफ नूरी, और यहाँ पर प्रेजेंट एज की बात हो रही है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x इक्वल टू 50 है, नूरी 50 साल की है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की एज y थी और y की वैल्यू आई 20, सोनू 20 साल का है। अब एक बार ये चेक करते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही भी है नहीं। बोला गया था 5 साल पहले नूरी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 5 साल पहले नूरी 45 की होगी और सोनू 15 का रहा होगा, तो 15 का 3 गुना है 45। हाँ ये बात तो सही बैठ रही है। फिर कह रहा है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी हो जाएगी 60 की
और 10 साल बाद ये सोनू हो जाएगा 30 का, तो नूरी फिर इसकी डबल हो जाएगी। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन सही है। कभी भी लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आप चेक करोगे तो आप इक्वेशन को चेक मत करना, क्या पता इक्वेशन ही गलत बनाई हो, आपको चेक करना है डायरेक्ट लैंग्वेज से। जैसे इससे जो पिछला वाला सवाल था, इसमें हमारा आंसर आया था 3/5, तो हम चेक कैसे करते, कह रहा है न्यूमरेटर में से एक घटाया, न्यूमरेटर में एक जोड़ा तो 4 हो जाता, और डिनोमिनेटर में से एक घटाया तो ये भी 4 हो जाता, तो 1 आना चाहिए था, 1 आ भी रहा है। फिर बोला गया था अगर डिनोमिनेटर से ही, न्यूमरेटर में चेंज ना करें, डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाएगा, तो देखिए हो भी रहा था 1/2। तो ऐसे आप चेक करोगे, वर्ड्स जो दिए गए, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम दी गई है उसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेक करना है। मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए थर्ड पार्ट में कहा गया था सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ओके, आपसे कहा गया है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, उस 2 डिजिट के नंबर की अगर आप डिजिट को रिवर्स कर दो, देखिए मैं बताता हूं, आपके पास एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर आप उस 2 डिजिट के नंबर का 9 गुना करो, 9 गुना, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट नंबर ऐसा है जिसकी डिजिट का सम है 9, अगर उसका आप 9 गुना कर दो उस नंबर का, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। आपके पास एक नंबर है 2 डिजिट का जिसके डिजिटों का सम क्या आ रहा है, डिजिटों का सम आ रहा है 9, अगर आपने उसी नंबर को 9 से गुना कर दिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उस नंबर के डिजिटों को पलट के डबल कर दो, उसके बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है वो नंबर क्या है, तो देखिए हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो मान लेते हैं। तो थर्ड पार्ट, लेट नंबर इज, नंबर को मान लेते हैं 10x + y, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो ऐसा रहा होगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई डिजिट, यहाँ पर भी कोई ना कोई डिजिट, हमें नहीं पता ना कौन सा डिजिट है, तो ये 10th प्लेस पर है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 23, तो 23 को कैसे लिखोगे, 2 × 10 + 3, ऐसे ही तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म कह लीजिए। ऐसे ही मैं कहता 55 तो आप लिखते 5 × 10 + 5, मैं कहता 57, आप लिखते 5 × 10 + 7। तो अगर 2 डिजिट का नंबर है ना मुझे पहली डिजिट पता ना दूसरी डिजिट पता, ना यूनिट प्लेस की डिजिट पता ना 10th प्लेस की डिजिट पता, तो आप ऐसे उस नंबर को लिख सकते हो 10x, जैसे देखिए जो आगे वाला नंबर है वो 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 बनेगा, 3 जोड़ के 23, और ये फिर यूनिट प्लेस का। तो हमने नंबर मान लिया। अब आपको गिवन में क्या है, आपको गिवन में दिया हुआ है, गिवन में आपको दिया हुआ है सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट है 9, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 9। अब सम ऑफ डिजिट क्या है, इसमें 2 डिजिट है x और y, क्योंकि ये जो नंबर है x y इसी को ऐसे लिखा गया है, ये मैं समझ लेना पर x × y है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर भी कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो सम ऑफ डिजिट 9 है, मतलब आपको x + y दिया हुआ है 9, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। यहाँ एक काम कीजिए, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में लाइए और माइनस का कर लीजिए, फिर पहली इक्वेशन मान लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगी। तो ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। अब आगे देखिए, कहा गया है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, ये रहा, ये नंबर था जो हमने माना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस नंबर का 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब बताइए अगर एक नंबर ऐसा है तो इसको रिवर्स करके क्या बनेगा, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट 3 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये था 2 × 10 + 3, और ये हो जाएगा 3 × 10 + 2। एक बार फिर से देखिए, मान लीजिए 57 है, 57 क्या है 5 × 10 + 7, और इसको अगर रिवर्स करोगे डिजिटों को तो आ जाएगा 75, ये होगा 7 × 10 + 5। तो अगर कोई नंबर ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी नंबर भरा हुआ है, यहाँ पर भी कोई भी नंबर भरा हुआ है, इसको रिवर्स करोगे तो ऐसा आएगा, तो इसकी इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, 10y + x। तो जो बोला गया 9 टाइम दिस नंबर से ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट, तो नंबर क्या होगा, पहले नंबर बना लेते हैं, चलो नंबर ये हटा देता हूं, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो नंबर हमारे पास बनेगा 10y + x। अब वो वाली लाइन लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 गुना दिए गए नंबर का इक्वल है 2 गुना जो नंबर ऑब्टेन हुआ है डिजिट को रिवर्स करके, 90x
9y इक्वल टू 20y 2x, और ये सारे के सारे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0। अब ये देखिए 90x में से 2x चला गया तो क्या आएगा ये 88x, और ये आ जाएगा माइनस 11y इक्वल टू 0। और देखिए हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए किसी एक, पहले एक काम कीजिए 11 कॉमन ले लीजिए। ये हो गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 11 से डिवाइड करा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको मान लिया इक्वेशन 2। ये 11 कॉमन ले लिया, ये 11 इंटू 8 है, 11 इंटू 1 है, तो 11 बाहर ले लिया, 11 बाहर लेके राइट हैंड साइड में भेज दिया, ये आ गया। अब एलिमिनेशन मेथड कब काम करता है, तब किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो। तो देखिए यहाँ पर सेम है तो मैं ऐड कर रहा हूँ, वाई से वाई कट जाएगा, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 9x, ये हो गया माइनस 9, और इक्वल टू में 0 चल रहा है, 0 0 ऐड करोगे 0 आ गया, तो 9x की वैल्यू आ गई 9। अब मेरे को स्पेस चाहिए, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं ये वाला पार्ट अरेंज कर रहा हूँ। तो देखिए अब x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 9/9 जो कैंसिल आउट करके आ गया 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो इक्वेशन 1 इसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया 8 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई राइट हैंड साइड में आ गया, प्लस हो जाएगा y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू 8 आ गई है, तो नंबर क्या हो जाएगा, हैंस नंबर क्या था हमारा, नंबर था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 8 आई है, ये रही y की वैल्यू 8, और ये हो जाएगा 10 प्लस 8 डेट इज 18, तो हमारा नंबर 18 है। चेक कैसे करेंगे हम, देखिए हमसे बोला गया था कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो ये जो 2 डिजिट नंबर है इसके डिजिट का सम 9 है, हाँ ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, अगर मैं इस नंबर का 9 टाइम्स निकालूं तो क्या आएगा 162। कह रहा है द नंबर इज द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कह रहे हैं ये जो नंबर का 9 गुना आया है ये किसके बराबर होगा, इस नंबर के डिजिटों को रिवर्स करो और उसका दुगना। तो देखिए, तो हाँ हमारी बात फुलफिल हो रही है, तो हमारा आंसर है 18। 18 वो नंबर है जिस नंबर के 2 डिजिट का सम 9 है और इसी नंबर का 9 गुना इसी नंबर के डिजिटों को रिवर्स करने से बने नंबर के दुगने के बराबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट देखते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. देखिए मैं आपको समझाता हूँ सवाल क्या है। एक फीमेल है जिसका नाम है मीना, वो बैंक में जाती है 2000 रुपये विड्रॉ कराने मतलब बैंक से निकलवाने। तब कैशियर उसे कैश दे रहा होता है, तो वो कैशियर से कहती है कि उसे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट ही चाहिए। तो कैशियर उसे 50 और 100 के नोट्स दे देता है। उसके बाद जो टोटल नोट्स आता है वो कितने थे 25, और उन टोटल नोट्स की कॉस्ट कितनी थी 2000 उसे पैसे मिले थे उन 25 नोट के तौर पर। तो आपसे पूछा जाता है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। उसे कितने नोट्स मिले 50 के और कितने नोट्स मिले 100 रुपीज़ के, आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स रिसीव्ड। हम ये मान रहे हैं कि उसे 50 रुपए के एक्स नोट मिले। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट रिसीव्ड एक्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स रिसीव्ड
मान लेते हैं वाई, मान लेते हैं उसे 50 के नोट एक्स मिले क्योंकि हमें नहीं पता, और 100 के नोट वाई मिले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नोट्स कितने होने चाहिए, एक्स प्लस वाई, और ये कितना है 25, ऐसा बोला जा रहा है। और देखिए अगर एक नोट उसे 50 का मिलता तो उसकी कॉस्ट होती 50 रुपये, 2 नोट मिलते तो 50 के तो 50 गुना 2, 3 नोट मिलते तो 50 के 50 गुना 3, 50 इंटू 3। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, देखिए एक नोट की कॉस्ट है 50 और ऐसे एक्स नोट्स मिले तो 50 इंटू एक्स, ये उसके पास वो मनी है जो सारा मनी 50 के नोट्स में है। अब देखते हैं 100 के भी उससे नोट्स मिले हैं, वाई भी, तो उसे 100 के नोट्स में जो अमाउंट है वो कितना है 100 इंटू वाई, और ये टोटल अमाउंट कितना है 2000। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए उसे 50 के मिले 2 नोट और 100 के मिले 1 नोट, तो उसके पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे 50 गुना 2, 100 गुना 1, ये हो गया बोर्ड पास लगाएंगे 100 प्लस 100, 200 रुपये हो जाएंगे। आप देख भी सकते हो 50 के 2 का क्या मतलब है 50 50 और फिर 100 का 1 नोट, तो ऐड करके देख लीजिए 200 आ गए। ऐसे अगर मैं मानता हूँ 50 के उसे मिले 4 नोट और 100 के मिले 3 नोट्स, तो देखिए उसके बाद पैसे कितने हो जाएंगे, 50 के 4 नोट्स मिले तो 50 के 4 नोट्स की कॉस्ट क्या होगी 50 इंटू 4 जो हो जाएगी 200, और 100 के 3 नोट्स मिले तो 100 के 3 नोट्स की कॉस्ट क्या होगी 100 इंटू 3 300, और टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, नहीं जोड़ दोगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी, ये मैंने वो कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है, वो मनी है जो 50 नोट्स की करेंसी में, ये वो मनी है जो 100 के नोट में, और टोटल मनी जोड़ के उसे मिला है 2000। अब देखिए इसमें से 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 50, यहाँ पर बचा है एक्स, ये होता है 50 इंटू 2, 50 इंटू 2, 50 बाहर ले लिया तो 2y बचा, y तो है ये साथ में, और ये है हमारा 2000, ये 50 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2000 बाई 50, 0 से 0 कट गया, x प्लस 2y इक्वल टू 4040। तो अब देखिए ये इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और हमें लगाना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कब लगता है, तब किसी भी एक वेरिएबल का कांस्टेंट पार्ट कोफिशिएंट सेम होता है, तो x का कोफिशिएंट सेम है, तो हम बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं इक्वेशन 2 में से, तो पहले इक्वेशन 2 लिखी जाएगी, उसके बाद इक्वेशन 1 लिखी जाएगी। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसल आउट हो गया, 2y में से 1y गया, y बचा, और ये बचे गया 15, तो y की वैल्यू तो आ गई। अब y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करा y की वैल्यू, x प्लस 15 इक्वल टू 25, ये राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 25 माइनस 15, और x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई, तो देखिए हमने निकाल लिया। इसके बाद आप लिखोगे, इसके बाद ये मैं मिटा दिया, यहीं पर बता देता हूँ, उसके बाद आप लिखोगे, इसके बाद लिखना है हैंस नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स रिसीव्ड, x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आई थी 100, x की वैल्यू आई थी 10, तो 10, तो मीना को 50 रुपए के कितने नोट मिले 10, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स रिसीव्ड y की वैल्यू कितनी आई है 15, तो मीना को 100 रुपये के कितने नोट मिले हैं 15। एक बार देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। देखिए अगर उसे 50 के 10 नोट मिले तो उसके पास 50 के नोट में कितने अमाउंट है, 50 गुना 10 500, और उसे 100 रुपये के 15 नोट मिले, तो 15 नोट में कितना अमाउंट है, 15 नोट में कितने अमाउंट है 100 गुना 15, तो ये हो गया 1500, और टोटल कितना आ रहा है 2000, जो कि आना भी चाहिए था, तो हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days.
फाइंड द फिक्स रेट एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, दो लड़की, एक का नाम है सरिता, एक का नाम है सूसी। सरिता ने एक लाइब्रेरी से किताब ली है और किताब इस तरीके से दी जाती है लाइब्रेरी में कि एक तो फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ता है। वो फिक्स चार्ज होता है 3 दिन के लिए। अगर आप 3 दिन के लिए वो बुक रख रहे हो तो वही फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। उस फिक्स चार्ज में आप उस बुक को 3 दिन के लिए रख सकते हो। उसके बाद आप जितने भी दिन एक्स्ट्रा उसे रखते हो उसके पैसे देंगे। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, उस एक्स्ट्रा डे के लिए, एडिशनल डे के लिए आपको चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। अगर सरिता ने 27 रुपये दिए किसी बुक को रखने के लिए 7 दिन के लिए और सूसी ने 21 रुपये दिए किसी बुक को रखने के लिए 5 दिन के लिए, तो आपसे पूछ रहा है कि लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज क्या है, जिस फिक्स चार्ज पे आप 3 दिन के लिए बुक रख सकते हो और हर एक्स्ट्रा डे के लिए कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है वो पूछ रहा है। तो हमें नहीं पता तो हम इसको मान लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर अ बुक, और ये कितने दिन के लिए, फॉर 3 डेज। हमें नहीं पता तो हमने x रुपीज़ मान लिया कि फिक्स जो चार्ज है वो x रुपीज़ है। ऐसे ही फिक्स्ड नहीं, एडिशनल चार्ज फॉर अ बुक, ये कितने दिन के लिए, पर डे के लिए कितना एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं y रुपीज़, क्योंकि हमें ये भी नहीं दिया। अब देखते हैं फॉर सरिता के लिए देखते हैं। फॉर सरिता हमें क्या दिया है, उसने वो बुक कितने दिन के लिए रखी है, 7 दिनों के लिए, 7 डेज, और उसे कितना पेमेंट करना पड़ा, 27 पेड किया है उसने। ओके, तो 7 दिनों के लिए। तो देखिए अगर उसने बुक ली है तो उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा, तो फिक्स चार्ज उसे पड़ा होगा x रुपीज़ का। उसके बाद x रुपीज़ में वो 3 दिन के लिए बुक को रख सकती है, पर उसने कितने दिन के लिए बुकों को रखा, उसने बुक को रखा 7 दिन के लिए, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा रखा और 1 दिन एक्स्ट्रा रखने की कॉस्ट है y रुपीज़। तो 4 दिन की कितनी हो गई, 4y, और ये टोटल कितना है, 27। एक बार फिर से, बुक को 3 दिन के लिए आप रख सकते हो, इसके लिए आपको एक फिक्स चार्ज देना है, 3 दिन के पहले भी सबमिट कर सकते हो, पर वो फिक्स चार्ज कितना है, x रुपीज़। अगर आप उसके बाद 1 भी दिन एक्स्ट्रा रखते हो तो उस 1 दिन की कॉस्ट है y रुपीज़। तो सरिता ने एक किताब को 7 दिन रखा, उसे टोटल कॉस्ट देनी पड़ी 27। तो आपसे पूछ रहा है कि वो फिक्स रेट बता दो और जो एडिशनल चार्ज है पर डे वो बता दो। तो देखिए अगर उसने बुक को रखा है तो उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, वो हो गया x, और x रुपए में वो उस किताब को 3 दिन रख पाएगी, पर उसने रखा है 7 दिन, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा रखे, तो 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है y रुपीज़, तो फिर 4 दिन का क्या हो जाएगा, 4y रुपीज़। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब ऐसे ही सूसी के लिए अब इन्होंने किसी बुक के लिए 21 रुपये पेड किया है और उन्होंने को कितने दिन रखे, वो 5 दिन। तो देखिए फिक्स रेट क्या है, x रुपए में वो किसी किताब को अपने पास रख सकती थी 3 दिन के लिए, तो 3 दिन कोई किताब उनके पास रहेगी, इसके में कितना पेमेंट उन्हें लगेगा, x रुपीज़। और उन्होंने रखी कितने दिन है, उन्होंने 5 दिन रखी है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा रखे, 2 दिन, क्योंकि 3 दिन की कॉस्ट तो x ही रुपए है, x रुपए चार्ज है, फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए, उन्होंने 5 दिन रखा तो 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 1 दिन का y रुपए, 2 दिन का 2y रुपए, तो उन्हें टोटल मनी कितना देना पड़ गया, 21 रुपीज़। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें एक लगाना है एलिमिनेशन मेथड, तो सब्ट्रैक्टिंग देखिए x का कोफिशिएंट सेम है तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को घटा रहा हूँ इक्वेशन 1 में से, तो इक्वेशन 1 पहले लिखी जाएगी, x + 4y = 27। इक्वेशन 2 नीचे लिखी जाएगी, x + 2y = 21, और ये माइनस कर दिया, माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 2y है, तो माइनस का 2y बचा, मतलब 2y हो गया और साइन आएगा बड़े वाले का, मतलब प्लस का, ये हो गया 6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2, कैंसिल करके 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुट
पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ, तो x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 3 आ गया इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27 और ये माइनस x इक्वल टू 27 माइनस 12, x की वैल्यू आ गई 15। इसका मतलब हैंड्स, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहीं पर बदल देता हूँ। इसके बाद तो आप ये सब कुछ कर लो, तो आप लिखोगे हैंड्स फिक्स्ड चार्ज फॉर अ बुक फॉर 3 days इक्वल टू x रुपीज़, और x की वैल्यू क्या है, 15 इक्वल टू 15 रुपीज़। तो एक बुक को 3 दिन रखने का फिक्स चार्ज है 15 रुपये। एडिशनल चार्ज फॉर अ बुक पर डे y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू 3, तो 3 रुपीज़। तो अगर आप एक बुक को 3 दिन के लिए रखते हो तो आपको 15 रुपये दे रहे हैं। उसके बाद हर एक दिन के लिए, हर एक दिन एक्स्ट्रा रखने के लिए आपको 3 रुपये के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर एक दिन के लिए 5 रुपये पड़ रहे हैं, क्योंकि 3 दिन आप रख पा रहे हो बुक को 15 रुपये में, तो फिर 3 से डिवाइड करा तो एक दिन का 5 रुपये पड़ रहा है। उसके बाद एडिशनल आप किसी बुक को रखते हो तो 3 रुपये और देने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई और भी सजेशन आप दे सकते हो।